हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर की क्लासेस में। गाइस, हमने अभी तक बहुत सक्सेसफुली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च किया। बहुत सारे सजेशंस मिले, बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे लाइक्स मिले और अब हम स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लासेस को तैयार कर रहे हैं। आज हम उसका पहला लेक्चर तैयार कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप कोई भी स्प्रेडशीट तैयार करते हैं जिसमें आपकी कोई सैलरी स्टेटमेंट हो सकती है, पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ग्राफ्स की फैसिलिटी, पाइवेट टेबल की फैसिलिटी आपके पास, और बहुत सारे फार्मूले, लगभग मोर देन 400 फार्मूले हैं इसके अंदर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सभी के सभी फार्मूले करने हैं, बट स्टिल 400 फार्मूलों के अंदर आपके पास फाइनेंशियल फार्मूले हैं, मैथमेटिकल फार्मूला हैं, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर के, लॉजिकल फार्मूले, बहुत सारे डिफरेंट फार्मूले हैं जिनका यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइम टू टाइम करता रहता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास डेटा जैसे ऑप्शंस, डेटा के अंदर कंसोलिडेट, ठीक है, और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो, गोल सीक, है ना, डेटा टेबल, सब टोटल, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे टूल जो अभी तक बाकी सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको देता है। बेसिकली कैलकुलेटिव पर्पस के लिए इट्स वेरी 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 गुड सॉफ्टवेयर। बिकॉज ऑफ कैलकुलेटिव पर्पस के लिए इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर हमें नहीं लगता, और सभी तरीके के स्ट्रीम के लोग इसको यूज़ करना पसंद करते हैं। तो गाइज, आइए सबसे पहले मैं थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हमने लेक्चर बनाने शुरू किए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे टॉप में आपको दिखाई देगा टाइटल बार, जहाँ पर मैंने सैलरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्सेल, ये दिस इज़ कॉल्ड द टाइटल बार। उसके बाद इसमें होम, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है, दिस इज़ मेन्यू बार। और हर मेन्यू के साथ अपना एक रिबन बार होता है, दिस इज कॉल्ड द रिबन बार। अकॉर्डिंग टू होम अलग रिबन बार होगा, इंसर्ट पे जाएंगे उसका रिबन बार अलग मिलेगा, पेज लेआउट पे अलग। तो ये सब रिबन बार है। रिबन बार के एग्जैक्ट नीचे आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये किसी पर्टिकुलर सेल का नाम, या जैसे कहते हैं ना उसकी लोकेशन, वो दिखाई देगी। जैसे अभी मैं एल वाले कॉलम पे बैठा हूँ और रो है मेरी 14, तो यहाँ पर L14 लिखा हुआ आएगा। सिमिलरली उसके बिल्कुल सामने देखें तो दिस इज़ कॉल्ड द फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है, इसके अंदर फंक्शन भी आता है। तो फार्मूला बार जहाँ पर आपका कोई भी फार्मूला टाइप किया जाएगा। एग्जैक्टली उसके नीचे आपको मिलेंगे कॉलम्स, ABCDEFGH ऐसे करके आपको कॉलम्स मिलेंगे, और उसी के साथ रोज़। इसके नीचे जो हम बात करते हैं, इसको, ये वर्किंग एरिया है, इसे हम एक सेल जहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेल, इसे हम सेल बोलते हैं। सेल मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जिस पे जाके हमें कुछ टाइप करना है ना, और उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे आपको मिलता है शीट टैब। शीट टैब मतलब आप कौन से नंबर की शीट पे करेंटली बैठे हुए हैं, किस शीट पे आप बैठे हैं। ओके, राइट साइड आपको ये जो मिलता है, दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इसी के नीचे यहाँ पर हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है। उसके सबसे नीचे जहाँ रेडी लिखा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार। तो ये तो आपकी स्क्रीन का इंट्रोडक्शन होता है कि जो आपका एक्सेल का लेआउट आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। अब गाइस, बात सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सेल के अंदर रेज होता है कि एक्सेल की हमारे पास जो शीट 1 जिस पे हम करेंटली बैठे हुए हैं, हर शीट में कितनी रो और कितने कॉलम आपके पास आते हैं। तो जब हम रोज़ एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप इसमें नीचे जाते रहेंगे तो ये रोज़ चलती रहेंगी, लेकिन कब तक आप इसे क्लिक करके रखेंगे, ये कुछ प्रिडिक्टेड सा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप कंट्रोल का बटन दबा के डाउन एरो दबाएंगे तो आप लास्ट रो पे पहुँचेंगे, और सबसे लास्ट रो जो है हमारी, वो होती है 10,48,576, 10,48,576, 10,48,576।
10,48,576। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा 10,48,576 रो पे है। ओके, सिमिलरली अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो ऑन विच कॉलम वी आर करेंटली, तो देखिए अभी हम J1 पे बैठे हैं, लेकिन कॉलम भी अगर मैं लास्ट में जाता रहूँगा तो कहाँ तक कॉलम जाऊँगा पता नहीं। ये तो Z के बाद A B AC शुरू हो जाता है। तो ये जो कॉलम होते हैं वो होते हैं XFD तक। XFD इज़ द लास्ट कॉलम। XFD मतलब यानी कि AAA AAB AAC AAD करते हुए XFD तक पहुंचता है। और इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 16,384, ठीक है, 16,384 कॉलम इसके अंदर हमारे पास होते हैं। तो ये जो होता है ये एक्चुअली जो डिजिट है ये 2 टू द पावर में है, 2 टू द पावर में सब कुछ चलता है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 इसी तरीके से। तो ये जो दोनों डिजिट है ये आपकी 2 टू द पावर की मल्टीपल में आती है, 10,48,576 और 16,384 2 की पावर में आते हैं दोनों। ओके, तो अब सबसे पहली चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर शीट 1 में एक शीट तैयार करके रखी है जिसमें नेम है, एज है, सैलरी, DA TA, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब देखो ये कॉलम तो मैंने डिफ़ॉल्ट लिखे, अपने हाथ से लिखे। सैलरी, जहाँ ग्रॉस सैलरी की बात आई तो आप इसके नीचे जाके देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है C इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी फॉर्मूला जब भी शुरुआत होती है एक्सेल के अंदर दैट विल स्टार्ट विद इक्वल टू। ओके, इक्वल टू से फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू C2 प्लस D2 प्लस E2, यानी कि C2 D2 E2, ये C D और E इन तीनों का सम हमने यहाँ पे किया है C2 D2 E2 का। तो ये क्या आ गया, सैलरी DA और TA जुड़ के ग्रॉस सैलरी बनी। इसी तरीके से फिर यहाँ पर C3 D3 E3 ये बना, C4 D4 E4 ये बना, C5 D5 E5 ये बना। इस तरीके से सबकी सैलरीज आ गई। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स हमने कितना निकाला, हमने कहा G2 यानी कि ग्रॉस सैलरी का 10.2%। तो G2 मल्टीप्लाइड बाय 10.2 और आगे परसेंट का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर इसका G2 का 10% यानी कि G2 का 10% आपका क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स। नेट सैलरी मैंने क्या निकाली, मैंने कहा G2 माइनस H2, ग्रॉस सैलरी में से H2 लेस कर दीजिए, आई बैठा हूँ मैं यहाँ पे, तो G2 में से H2 को लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नेट सैलरी। तो गाइज ये तो आपका जैसे हमारे पास कुछ कैलकुलेशन नहीं है, जैसे ये हमने एक कैलकुलेशन करी हुई है, G2 का 10.2% निकाला और I में हमने क्या निकाला, G2 माइनस H2। अब होता क्या है कि ये कैलकुलेशन सबके लिए मुझे बार बार नहीं करनी पड़ती, आपको सिंपल वे अभी एक बताता हूँ, अभी और बहुत सारे तरीके बताऊँगा इसमें। देखिए जब भी आप किसी कैलकुलेशन को करते हैं उसके साइड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ एक ब्लैक कलर का प्लस आएगा, देखो ये ब्लैक कलर का प्लस, देखो ये एंकर है, ये मोटा प्लस आ रहा है ना, यहाँ जाऊँगा एक एंकर आ गया और थोड़ा सा राइट जाऊँगा तो देखो एक ब्लैक कलर का प्लस आएगा। इस प्लस पे रख के जैसे आप नीचे आएंगे ये फिल डाउन हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। और यहाँ पर भी जाके आप क्लिक करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन अपने आप, तो मतलब हमें सिर्फ पहली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद बाकी सारी कैलकुलेशन नीचे फिल हो जाती है। तो इसके बाद हमने छोटा सा चेंजेस जो इसमें किए हुए हैं वो इसके बैकग्राउंड कलर को हमने यहाँ पर येलो किया हुआ है और फॉन्ट कलर रेड। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने बैकग्राउंड कलर येलो और फॉरग्राउंड कलर रेड किया हुआ है, ठीक। और साथ ही साथ इस पूरे को सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर भी मैंने पतला बॉर्डर ऑल बॉर्डर किया हुआ है। तो ये चेंजेस मैंने जानबूझ के थोड़े से करके रखे हैं, आपके लिए एक शीट बना के रखी है, बिकॉज ऑफ हमें अभी कुछ ऑप्शंस यूज़ करने जिनमें इन सब चीज़ों का यूज़ आने वाला है। ओके, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक टेबल आपके लिए बना के रखी है और इस टेबल को एक बार बना के परमानेंटली सेव कर लीजिए। लगभग रोज़ हम इसी टाइप की टेबल के ऊपर हम काम करते चलेंगे। तो गाइस सबसे पहला ऑप्शन आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, हमने कहा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, इन पे काम करेंगे। पहले क्लिपबोर्ड क्या है, फॉन्ट क्या है। ओके, तो देखिए बात करते हैं क्लिपबोर्ड से शुरुआत। हमने जैसे क्लिपबोर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर आपने पूरा टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कुछ सेल्स थे
इतने एरिया को सिलेक्ट करना है, पूरा करना है, जितना भी एरिया आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, इसमें यूज़ किया कट। देखिए जैसे नॉर्मली आप वर्ड में जब कट करते हैं तो कट करने के बाद आपका टेक्स्ट बिल्कुल रिमूव हो जाता है, बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता। एक्सेल में जब आप किसी चीज़ को कट करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मार्क्यू सा घूमने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड द मार्क्यू, एक लेयर सी आ रही है, देखिए ये घूम रही है। दैट मीन्स इसके ऊपर या तो कट या कॉपी ऑपरेशन चलाया गया है। अब जैसे ही आप इसको दूसरी जगह कर्सर को रख के यहाँ पेस्ट करते हैं, ये सारा पेस्ट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, वहाँ पेस्ट हो जाएगा। कट पेस्ट मतलब एक जगह से काट के दूसरी जगह पेस्ट करना। अगर अब मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो यहाँ से भी क्या हो गया, कट, और कर्सर यहाँ ले जाके मैंने कहा पेस्ट, तो ये नॉर्मली पेस्ट हो गया। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट का जब हम बात करते हैं, कॉपी पेस्ट मैं पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने नॉर्मल कॉपी कहा, कॉपी, और कर्सर को यहाँ रख के मैंने कह दिया पेस्ट, तो कॉपी और पेस्ट हो गया। लेकिन छोटी छोटी सी देखिए कमियां दिखती हैं आपको। कमियां क्या दिखती हैं, देखिए यहाँ तो टेक्स्ट दिख रहा है ना, और यहाँ दिख नहीं रहा, क्योंकि जब नॉर्मल कॉपी और पेस्ट किया जाता है तो जो सेल की विड्थ यहाँ थी वो हो सकता है यहाँ ना हो। यहाँ क्योंकि हमने जिस समय लिखा था उस समय सेल की विड्थ बढ़ाई गई हो या ऑटोमेटिकली बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता। जब हम कॉपी और पेस्ट करते हैं तो जिस सेल में ये टेक्स्ट आके कॉपी हुआ, हो सकता है उसकी विड्थ इसके बराबर ना हो, तो यहाँ पर ये हैश दिखेगा। ऐसा नहीं इसके अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैश की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखूंगा तो आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ पर वैल्यू आपको फॉर द टाइम बिंग नहीं दिखाई देगी। तो इसको मैंने कंट्रोल Z अंडू कर दिया। एक तरीका इसमें कॉपी के साथ ही आता है, कॉपी एज पिक्चर। कॉपी एज पिक्चर के अंदर क्या होता है, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आपने इसे कहा कॉपी एज पिक्चर, और जब आप इसको दूसरी जगह ओके कर दीजिए, और दूसरी जगह जब आप इसे पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने पे, यहाँ पर सॉरी, पेस्ट करने पे ये एज अ पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये मूव कर रहा है, इसका साइज़ वगैरह भी देखिए बिल्कुल बराबर उसी के बराबर आया। उसने यहाँ से एक क्लिप खींची और क्लिप को यहाँ पर रख दिया, दैट्स ऑल। इस क्लिप को आप किसी भी सेल पे मूव करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोटेट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, इसके साथ हम सारे ऑपरेशन एज अ पिक्चर, एज अ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऑपरेशन कर पाते हैं। ये एज अ टेक्स्ट रहता है, वो एज अ ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए कट कॉपी पेस्ट की बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक्सेल में कट कॉपी पेस्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, नॉर्मल कॉपी, कर्सर को यहाँ रखा। अगर मैं पेस्ट भी नॉर्मल करता हूँ तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि पेस्ट नॉर्मल करने पे अगर विड्थ वाली बात आती है तो विड्थ को नहीं बढ़ाता। ठीक है, जो चीज़ यहाँ से कॉपी करेगा वहाँ जाएगा, विड्थ को नहीं छेड़ेगा, विड्थ एज इट इज़ रहेगी, पेस्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन, जैसे ही पेस्ट में इस ऑप्शन की जगह मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको क्या चेंज दिखा, चेंज ये दिखा, देखो थोड़े थोड़े चेंजेस देखिए। एक, पहली चीज़ आपके पास कलर यहाँ पर जो था वो नहीं आया, यहाँ कलर बिल्कुल नहीं आया। दूसरी चीज़ आप गौर से देखें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसी आ रही है, नंबर की फॉर्म में। मतलब यहाँ का फॉर्मेट वहाँ नहीं जाता। फॉर्मेट ना तो कलर, ना बैकग्राउंड, और ना ही और भी कुछ फॉर्मेट, जैसे डेट का फॉर्मेट नॉर्मल नंबर हो जाता है। यहाँ पर हमने कॉमा की फॉर्म में 0.00 की फॉर्म में लिखा था, वो गायब हो गया। यहाँ पर हमने चेंजेस करके ऐसा कुछ किया हुआ था कि यहाँ पर कॉमा भी आया, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू आए, यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यूज़ भी आ रही, कॉमा नहीं आ रहा। ऐसे यहाँ पर भी। तो ये जो चेंजेस हुए ये किस वजह से, क्योंकि मैंने पेस्ट का कुछ दूसरा मेथड अपनाया। अब तीसरा मेथड, तीसरे मेथड में क्या करते हैं, देखिए पहले हमने कॉपी पेस्ट जब किया था तो पेस्ट का ये वाला मेथड अपनाया था, फॉर्मूला F ओनली बस। अब जब हम इसको कॉपी करते हैं और अब अगर मैं यहाँ पर पेस्ट में, यहाँ पर क्या हुआ, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, जैसे ही मैं इसको अपनाता हूँ तो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब ये कहता है जहाँ पर फार्मूला था वो तो फार्मूला तो आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कॉमा वगैरह भी आ रहे, और जहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्मेटिंग सेट की गई थी वो फॉर्मेटिंग डेट है तो डेट की तरह दिखाई देगी। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी में कॉमा आ रहा था तो ग्रॉस सैलरी में कॉमा दिख रहा है, टैक्स में कॉमा आ रहा था तो कॉमा दिख रहा है, नेट सैलरी में कॉमा आ रहा था तो कॉमा दिख रहा है। साइज़ नहीं बढ़ाता, कलर नहीं देता, लेकिन दो चीज़ें आपकी अप्लाई हो गई, डेट भी सही आई और कॉमा की फॉर्मेटिंग भी, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्मेटिंग बिल्कुल ओके आ जाती है। ठीक है गाइस। तीसरा तरीका अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ
कर्सर को यहाँ पर लेकर आया, देखो 1 2 3 तरीके हो गए, चौथे तरीके में आते हैं। चौथे तरीके में क्या आया? चौथे तरीके में देखिए विड्थ नहीं बढ़ाई, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग भी आई, कलर भी आया। ठीक है, ये चौथा तरीका हो गया। ये काफ़ी हद तक पहले वाले से मैच करता है। देखिए ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले वाले तरीके से काफ़ी हद तक मैच करता है। ये होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब है जैसी सोर्स डेटा की फॉर्मेटिंग थी बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी रखेगा। सोर्स डेटा की जैसी फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मेटिंग इन द सेंस अगर यहाँ पर कलर था तो कलर आ रहा है, नहीं था तो नहीं आएगा। यहाँ पर आपके डेट थी तो डेट की तरह आ रही है, ठीक, और यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा जैसा था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका, दिस इज कॉल्ड सोर्स, कीप सोर्स डेटा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ गए। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड, पांचवा मेथड अपनाते हैं जिसमें आ रहा है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर मतलब अगर आपकी सोर्स टेबल के अंदर बॉर्डर था वो बॉर्डर यहाँ पर नहीं दिखेगा, बाकी फॉर्मेटिंग आएगी, बॉर्डर नहीं आएगा। सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं तो देखिए आप गौर से देखेंगे यहाँ पर आपके पास विड्थ नहीं बदलती थी। जैसे आपके पास सोर्स डेटा की जितनी विड्थ थी उसमें चेंजेस हुए थे, वो वहाँ चेंजेस नहीं दिखते थे, लेकिन यहाँ पर आते ही देखिए आपके पास बॉर्डर भी आ गया और विड्थ भी अकॉर्डिंग टू आपके सोर्स डेटा के अकॉर्डिंग जितनी विड्थ की ज़रूरत थी उसने यहाँ पर विड्थ भी सेट करी। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सिक्स्थ ऑप्शन। सिक्स्थ ऑप्शन में आपने क्या यूज़ किया? सिक्स्थ ऑप्शन में आपने यूज़ किया कीप सोर्स कॉलम विड्थ। उसके बाद एक वर्ड आता है ट्रांसपोज। जब आप कॉपी करते हैं डेटा को, अब ट्रांसपोज के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ डेटा, यहाँ पर मैंने डेटा लिया और अगर मैं इसमें ट्रांसपोज बोल दूंगा तो ट्रांसपोज में देखिए क्या हुआ, रो कॉलम बन गए और कॉलम की जगह रो आ गई। देखिए यहाँ पर नेम आ गए और यहाँ पर एज, सैलरी, DATA, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया गया। सिर्फ इतना ही होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस अभी और भी हैं। कॉपी किया पेस्ट के अंदर, ये तो पेस्ट के थे, ये पेस्ट की बात आ रही थी कि यहाँ से सोर्स डेटा को लेकर वहाँ जाता है तो वहाँ पर फॉर्मूले भी जा रहे हैं, विड्थ भी हुई, बॉर्डर भी आया, एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ों के साथ हुआ। इसमें क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू का मतलब है देखिए जब आपने यहाँ से कॉपी किया और कर्सर को यहाँ रख के जब आप पेस्ट वैल्यू करते हैं, गौर कीजिएगा, एक फॉर्मेटिंग नहीं आई। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया था ना C2 + D2 + E2, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का 10.2%, यहाँ पर नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स इक्वल्स टू नेट सैलरी। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं आपको। अब आप जाइए देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आ रही क्योंकि फॉर्मेट नहीं आ रहा, फॉर्मेट भी नहीं आ रहा और साथ साथ यहाँ पर देखिए केवल वैल्यू आएगी, फॉर्मूले गायब। जो वैल्यू यहाँ पर थी वो यहाँ आ रही है, विड्थ बिल्कुल ऐसी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिख रही, फॉर्मेटिंग ना तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में दिख रही है ना फॉर्मूलों में कहीं फॉर्मेटिंग दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसका डेटा कॉपी हुआ, ओनली वैल्यूज कॉपी हुई यहाँ पर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट ऑप्शन में जब आप कॉपी करते हैं और आप कर्सर को यहाँ रख के आप इसे कह देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग में क्या होता है? देखिए आपकी फॉर्मेटिंग तो आई, फॉर्मेटिंग मतलब डेट की फॉर्मेटिंग डेट की तरह आई, ठीक है, ग्रॉस सैलरी की फॉर्मेटिंग ग्रॉस सैलरी की तरह आई, इनकम टैक्स की फॉर्मेटिंग और इनकम टैक्स की तरह आई, लेकिन फॉर्मूले अभी भी नहीं आए, फॉर्मूलों को अभी भी नहीं दिखाया उसे। देखो यहाँ पर केवल फॉर्मेटिंग आई लेकिन फॉर्मूले यहाँ पर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब देखिए चेंजेस दिख रहे हैं आपको हर चीज़ में, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ हर चीज़ में आपको डिफरेंस वहाँ पर अलग टाइप का दिखाई देगा। अब कॉपी कीजिए डेटा को, यहाँ गए, यहाँ पर हमारे पास आता है लास्ट इसमें वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब देखिए अब कलर भी आया, पहले कलर नहीं आ रहा था, अब कलर आया, न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्मेटिंग आई, लेकिन फॉर्मूले अभी भी नहीं आए। मतलब ये चीज़ विदाउट फॉर्मूले है। वैल्यू वाला जितना सेक्शन है ये फॉर्मूलों के लिए नहीं है। ओके, तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन मेनली आपको दिखाई देंगे। 3 ऑप्शन में पहले होता है ओनली वैल्यूज आई, दूसरे में वैल्यू और न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्मेटिंग आई, और तीसरे सेक्शन में आपके पास क्या चीज़ आया? इसमें आपके पास वैल्यू आई और सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि सोर्स डेटा का जो कलर था वो कलर भी दिखाई दिया। अब
कॉपी कीजिए। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको किस चीज़ के दिखाई देंगे। पेस्ट ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ओनली फॉर्मेटिंग विल बी कॉपीड। ओनली फॉर्मेटिंग मतलब इस सोर्स डेटा से जो आपने कॉपी किया उसकी फॉर्मेटिंग, उसके कलर तो दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके अंदर का डेटा दिखाई नहीं देगा, पहली बात। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक होता है लिंक, पेस्ट लिंक। ये जो पेस्ट लिंक वर्ड है, ये पेस्ट लिंक क्या करता है, पेस्ट लिंक में इस सोर्स डेटा के साथ ये जो टारगेट डेटा है यहाँ जहाँ पर हमने पेस्ट किया है वो आपस में लिंक है। लिंक का मतलब क्या हुआ, लिंक का मतलब आप समझिए, अगर मैंने यहाँ पर इसमें कुछ डेटा चेंज किया, एंटर किया, तो वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं करता था। अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर आपने इसको नॉर्मली कॉपी किया है और यहाँ से कहा है कॉपी और कर्सर को यहाँ रख के आपने इसे कर दिया नॉर्मली पेस्ट, तो देखिए अगर यहाँ पर सोर्स डेटा में कुछ चेंज होता है, एंटर, तो यहाँ टारगेट डेटा में कोई चेंज नहीं था। बट जब हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट में पेस्ट लिंक किया, तो दोनों का जो डेटा है वो लिंकिंग भी रहती है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट करेगा एज अ पिक्चर, वही मैंने अभी जो पहले आपको कॉपी के साथ बताया था, पेस्ट एज पिक्चर। पिक्चर में ये डेटा मूव करता है, लेकिन अब वही बात आ गई कि पिक्चर पेस्ट तो हुई, क्या पिक्चर में लिंकिंग होगी, देखते हैं। देखिए पिक्चर में जब यहाँ पर ये करा, डेटा चेंज किया, यहाँ पर 5444 किया, यहाँ था 6543, यहाँ पर एंटर करने पे क्या ये चेंजेस इफेक्ट किए, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर सोर्स पिक्चर है, सोर्स से हमने कॉपी करके पिक्चर एज अ पिक्चर पेस्ट किया है, तो सोर्स में किए गए चेंजेस का इफेक्ट पिक्चर में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको कॉपी किया और लास्ट ऑप्शन जो इसमें आता है पेस्ट लिंक एज पिक्चर, पेस्ट लिंक एज पिक्चर में क्या होगा, एज अ पिक्चर लिंकिंग भी है और एज अ पिक्चर मूव भी कर रहा है, और साथ ही साथ आप अगर इसमें वैल्यू को 6000 कर देते हैं तो यहाँ वैल्यू चेंजेस भी दिखाई देंगे। तो गाइज ये होते हैं पेस्ट के लगभग सभी ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पर आपको कराए। तो पेस्ट एक अकेला पेस्ट नहीं है, कॉपी के साथ पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब बात आती है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है जब भी कभी कोई स्टाइल है, अगर मैंने कहीं बोल्ड इटैलिक दिया हुआ है और बोल्ड इटैलिक करके हमने डेटा को एक जगह, एक स्टाइल को दूसरी जगह भी ले जाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पे क्या कहा, फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया। अगर आप सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर पे, तो आप जिस सेल पर ले जाकर भी इसे क्लिक करेंगे वो सेल बिल्कुल उसी कलर उसी स्टाइल में हो जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसमें अगर एक बार मैंने खाली कॉपी किया होगा, मतलब एक बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया गया होगा और खाली पेस्ट करूँगा ऐसे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ का फॉर्मेट पेंटर और यहाँ ले जाके देखो इसके साथ एक ब्रश आ रहा है, क्लिक किया, इसका कलर बिल्कुल वही हो गया जो इसका था। अब दूसरी बार कभी ये नहीं अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस सोर्स डेटा पे बैठता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर देता हूँ, क्लिक, अब क्लिक करने के बाद देखिए ब्रश तो आ गया। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला कलर चेंज हो गया। अभी ये ब्रश नहीं हटा, यहाँ क्लिक किया इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ क्लिक करूँगा इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ क्लिक करूँगा, कब तक, जितनी बार भी क्लिक करता रहूँगा ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई होता चला जाएगा। जब मैं एस्केप दबाऊँगा तो इसकी अप्लाई होना बंद हो जाएगा। अब इसकी एक्टिवेशन ख़त्म हो गया, ओके। उसके बाद अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है गाइस। तो ये तो था आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो आपका इतना पोर्शन था। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत सिंपली, वर्ड में भी हमने किया है, फॉन्ट बहुत आसान सा ऑप्शन है, राइटिंग स्टाइल चेंज करना, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट साइज़ है। साइज़ के साथ साथ इंक्रीज साइज़ और डिक्रीज साइज़ दो ऑप्शन साथ में और दिए गए हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में दो ही होते हैं, डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन, ठीक। ऐसे अगर आपको इन तीनों को हटाना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप हटा दीजिए। उसके बाद बॉर्डर की बात आती है, तो आप इस पूरे टेक्स्ट का बॉर्डर ऑफ भी कर सकते हैं, नो बॉर्डर। और अगर आप देखिए अगर नो बॉर्डर है
तो जब नो बॉर्डर होता है तो सिर्फ ग्रिड दिख रही होती है, वो ग्रिड प्रिंटिंग में नहीं आती। प्रिंटिंग में क्या आएगा आपके पास, प्रिंटिंग में जब आप ऑल बॉर्डर करोगे तो ये सारा का सारा प्रिंटिंग में दिखाई देगा। तो बॉर्डर आपको कैसे चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉर्डर खाली नो बॉर्डर करता हूँ, बॉर्डर अगर बॉटम में चाहिए तो बॉटम बॉर्डर, अप टॉप में चाहिए तो टॉप बॉर्डर, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट बॉर्डर, राइट में चाहिए तो राइट बॉर्डर, है ना। नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, जैसा बॉर्डर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। उसके बाद वही कलर वाली बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आपने इसे ग्रीन किया तो ग्रीन हो गया, है ना। यहाँ पे पर्पल कर दिया तो पर्पल हो गया, रेड करूँगा तो रेड हो गया, है ना। कोई भी कलर आप इसमें दे सकते हैं। तो ये वाला आ गया। इसी तरीके से फॉरग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, मैंने कहा टेक्स्ट का कलर जैसा आप यहाँ पर चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ब्लू कहेंगे तो ब्लू हो जाएगा, येलो करेंगे येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर आपका गाइस, थैंक यू। पहली क्लास आपको मैंने यहाँ पर जो बताई है थोड़ा सा छोटा लिया, लेक्चर को समझिए पहले, एक्सेल पे थोड़ा फैमिलियर हुइए कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले देने हैं, एक्सेल में किस तरीके से आपको स्क्रीन पे काम करना है, स्क्रीन दिखेगी कैसी, कहाँ पर क्लिक कर। आपको मेन बात मेरे कर्सर को बहुत ध्यान रखना है। जब मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ कितने पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, कहाँ लेकर जाना है, कर्सर कहाँ रख के पेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि एक्सेल में हमारी पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। आप किसी भी जगह से टेक्स्ट को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, किस जगह पर बैठ के मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक्सेल के अंदर। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक आप इस एक्सेल को नहीं समझ पाएंगे। तो गाइज इस चीज़ को बहुत गौर से कीजिएगा। थैंक यू। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, एक्सेल की क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इसको अच्छे से लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिए। आपको डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे सजेशन भी मिलते रहने चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़ को कहाँ पर अगर अच्छे से नहीं सिखाया है उसको मैं दोबारा लेक्चर तैयार करके आपको दूंगा। तो गाइस आज के लिए यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में हम अलाइनमेंट से शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस।